पेपर 26 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखें, ठीक है। आप उसके पहले जरा डिजिटल आंसर्स मैच कर लो। आप चाहो तो अपने वीडियो को पॉज कर लें और मैच कर लीजिए। उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। मैंने इस बार से 26 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टोन डाउन किया है, थोड़ा नीचे किया है, ताकि आपका परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखाई पड़े कि अगर पेपर इस नेचर का होगा तो ऐसा बनेगा, मतलब हमारा परफॉर्मेंस होगा। आपने देख लिया होगा, मैं अभी करता हूं। ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन का नेचर ये था कि मैंने 4 वर्ड दिया और इन चारों में से 2 वर्ड या तो एक दूसरे के सिनोनिम है, नहीं तो एंटोनिम है, ठीक है। अब अगर आप वर्ड देखो तो ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। दोनों का मतलब किसी को डांटना या आलोचना करना होता है। तो तुम्हारा बी और सी एक साथ आएगा। सेंसस मतलब होता है जनगणना। ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम रीजन वैलिड। अब अगर आप ऐसे भी देखो तो BLE लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव है, जैसे पैल्पेबल, जैसे डिसर्नेबल या परसेप्टेबल एडजेक्टिव है। तो रीजन तो किसी भी हिसाब से नहीं जुड़ा क्योंकि ये तो नाउन है, और ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए उसको डिसर्नेबल या परसेप्टेबल बोला जाता है, आसानी से समझ में आने लायक, ठीक है। तो बी और डी जाएगा, आंसर तुम्हारा ई होगा। नेक्स्ट प्लीज, तुम्हारा ये चारों में से ये दोनों सिनोनिम है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा तुमसे सिनोनिम ही पूछेगा। इन क्वेश्चंस में सिनोनिम दिया हुआ है। कोर्टयार्ड मतलब वो आंगन होता है, खाली जगह जो होता है किसी घर में, उसको हम लोग कोर्टयार्ड बोलते हैं, स्पेस उसी का। कॉन्कोर्स रास्ता जाने आने का, ठीक है। तो तुम्हारा बी और डी जाएगा, आंसर इज बी। एंड नेक्स्ट, आपके पास अगेन चारों एक्चुअली सिनोनिम था। मिटिगेशन और एलिविएशन का मतलब होता है किसी दुख या पीड़ा को कम करने की स्थिति। कोई परेशानी है, कोई समस्या है, अगर हम उसको कम कर रहे हैं तो मिटिगेट कर रहे हैं या एलिविएट कर रहे हैं। अब ये जो चारों क्वेश्चन थे, ये सिंपल आपके वर्ड मीनिंग के रेंज को चेक करते हैं कि आपका वर्ड मीनिंग का रेंज कैसा है। वर्ड मीनिंग के अनुसार आपको इसका आंसर देना है। जिनमें चारों वर्ड को जानते हो या मिनिमम जिसको आप जानते हो वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2 वर्ड तो अननोन होगा, 2 अननोन बोल रहा हूं मैं, 2 वर्ड तो अनरिलेटेड होगा, कोई मतलब नहीं है। अब ये दुख या पीड़ा को कम करना, ये रिस्किंग हो गया, और ये अप्रिसिएशन या तो प्रशंसा, नहीं तो कीमतों को बढ़ाना। तो ये वर्ड मीनिंग का था। आपने ए और डी आपने कैसे लिया था, आप देखो, उसको छोड़ा था या बनाया था। अब हम लोग अपने क्लोसेस को देखते हैं। इन आवर सिस्टम अ वास्ट गैप डैश द लाइफ चिल्ड्रन लीड एट स्कूल एंड व्हाट दे एक्सपीरियंस आउटसाइड। एक वास्ट गैप होता है उस जिंदगी में जो बच्चे अपने स्कूल में जीते हैं और जो वो स्कूल के बाहर अपने आम जीवन में महसूस करते हैं, उसमें एक वास्ट गैप होता है। अब चूंकि गैप है तो गैप विल ओनली सेपरेट, इट सेपरेट्स द लाइफ एट स्कूल एंड व्हाट द एक्सपीरियंस। द स्पेस, वो जगह, वेयर दे आर डैश टू लर्न अबाउट लाइफ, वो जहां उनसे आशा की जाती है कि वो जिंदगी के बारे में सीखेंगे, तो सपोज के अलावा और कोई जाएगा नहीं, उनको मजबूर नहीं किया जाता।
दैट इज, हम लोग स्कूल की बात कर रहे हैं, जिस जगह पे उनसे आशा की जाती है कि वो अपने जिंदगी के बारे में सीखेंगे, वो इज सो फार रिमूव फ्रॉम डैश, वो इतना दूर है इस चीज से, रियलिटी है ना, वो रियलिटी से इतनी दूर है दैट वी माइट आस्क, माइट एज वेल का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें माइट एज वेल का मतलब होता है शुड। आप कहीं भी शुड लगाते हो, वहां पे आप माइट एज वेल लगा सकते हो। वी शुड आस्क डैश टू बाई ए स्पेस सूट फॉर देयर लिटिल वन, देयर लिटिल वंस, तो ये तो गार्जियंस ही होंगे ना, पेरेंट्स ही ना। सूट कौन खरीदेगा? खरीदेगा तो पेरेंट्स ही, स्कूल प्रेस्क्राइब करती है, खरीदते तो पेरेंट्स ही हैं, कि हम उनके अपने बोलेंगे कि उनको छोटे बच्चों को स्पेस सूट खरीद दीजिए, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ रहे हैं ना वो स्पेस में जाने लायक है, इंस्टीड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म्स, स्कूल यूनिफॉर्म्स के बदले उनके लिए स्पेस सूट खरीदा जाए। 9 नंबर, दे रीड, लिसन टू एंड कॉपी फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, तो व्हाट ही ना, जो वो पढ़ते हैं, कॉपी करते हैं ब्लैक बोर्ड से, इत्यादि इत्यादि, तो आपके पास यहां पर तो व्हाट ही आएगा, व्हाट दे रीड, कॉपी फ्रॉम ब्लैक बोर्ड इज सो मेटिकुलसली डिओडराइज्ड एंड डैश दैट इट कैरीज नो रिजोनेंस ऑफ एक्सपीरियंस रियलिटी एंड डैश इन लाइफ। जो वो पढ़ते हैं, जो वो सुनते हैं, जो वो कॉपी करते हैं ब्लैक बोर्ड से, वो इतने अच्छे तरीके से, आप जानते हो कि डिओडराइज डिओड्रेंट से बना है, उनको इतना पवित्र बना के वहां बोला जाता है, लिखा जाता है। अब जरा सोचो तो कि डिओडराइज का मतलब के साथ एक और वर्ड दिया जाता है, जा रहा है सैंक्टिफाइड, इतना उसको अच्छा बना के, पवित्र बना के उनको लिखवाया जाता है, बुलवाया जाता है, दैट इट कैरीज नो रिजोनेंस ऑफ एक्सपीरियंस रियलिटी, क्योंकि यहां बोला ना कि व्हाट द एक्सपीरियंस एंड व्हाट दे लर्न एट स्कूल, कि उसमें उनका जो एक्सपीरियंस रियलिटी, जो वो रियलिटी अनुभव करते हैं, उसका कुछ नहीं होता उसमें, एंड डैश इन लाइफ, और लाइफ में उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, वो अप्लाई नहीं होता लाइफ में, उसका कोई एप्लीकेबल वो है ही नहीं। सो क्लोसेस इस बार का आसान था। अब आप देखिए एक सेंटेंस अरेंजमेंट, बेसिक ह्यूमन नीड्स ऑल्सो इंक्लूड, क्योंकि मेरे को तो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना है ना, तो इसी तरह का वर्ड काम करेगा। बेसिक इंक्लूड्स में ये भी शामिल हैं, ठीक है। आगे देखो, तुम्हारा बी नंबर फर्स्ट जाएगा, बी तुम्हारा फर्स्ट होगा, वो तो तुम में से सब लोगों ने दिया होगा। एबिलिटी टू लिव अप टू वंस आइडियल्स, अपने आदर्शों के अनुसार हम जी पाए, बिसाइड्स ऑल दीज, इन सब के अलावे, इज ऑल्सो अ फंडामेंटल नीड, ये भी एक फंडामेंटल नीड है। आप ध्यान देना, बेसिक ह्यूमन नीड्स, फंडामेंटल नीड्स, बिसाइड ऑल दीज, ऑल्सो, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आगे देखो, दिस इज डन, ये किया जाता है, क्या किया जाता है, नॉट बाय पुशिंग देम इन द राइट डायरेक्शन एज कंट्रोल मैकेनिज्म, बट इट इज डन, तो तुम्हारा डी और एफ तो एक साथ आएगा ही, बल्कि उसको ऐसे किया जाता है बेसिक ह्यूमन नीड्स को। तो दिस इज डन, दैट इज मोटिवेटिंग एंड इंस्पिरेशन, तो तुम्हारा डी और एफ तो बी के साथ जुड़ा ही हुआ है। अब चूंकि बी तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस था, तो डी एफ तो एक साथ आ ही गया। अब बाकी बचा सच फीलिंग्स, ऐसे फीलिंग, और वो जो सच फीलिंग दिया हुआ है, इसमें सच तुम्हारा कनेक्टिंग वर्ड था, तो तुम्हारे ई को ए के साथ तो हम जोड़ेंगे ना,
तो ए और ई तो एक साथ आएगा ही आएगा। अब डिपेंड करता है कि सी को हम ए के पहले रखें। अब सी को ए के पहले कैसे रखेंगे? इज ऑल्सो फंडामेंटल नीड, और उसने बेसिक ह्यूमन नीड्स को यहां पे इंट्रोड्यूस किया एफ में। एफ के बाद तुम्हारे पास ऑल्सो इंक्लूड्स, और बिसाइड्स ऑल दीज, इन सब के अलावे, तो सी तो तुम्हारा यहीं जाएगा। और ये तुम्हारा फाइनल सीक्वेंस था। अकॉर्डिंगली आप मिला लीजिएगा कैसे कैसे हो रहा है ये बी डी एफ ए ई सी। ठीक है, वो सेंटेंस अरेंजमेंट में वो क्लू खोजना जिससे आपको सेंटेंसेस को आपस में मैच किया जा सके, ये जरूरी है। अब ये सेंटेंस को जो स्टार्टर था, सेंटेंस को जोड़ना था, हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं। यू मस्ट साइन द करेक्शन मेड ऑन योर चेक। जो भी आप अपने चेक पे करेक्शन करते हो, उस करेक्शन को साइन करना होगा। द करेक्शन बिकम्स वैलिड ओनली आफ्टर दैट। वो जो करेक्शन आपने किया है वो वैलिड तभी बनेगा जब आप उस पर साइन करो। अब जरा सोचो कि हमें चेक वैलिड नहीं करना है, करेक्शन को वैलिड करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टू ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट मतलब वैलिड, तो वैलिड करने के लिए करेक्शन ऑन योर चेक यू मस्ट साइन इट। तो तुम्हारा 1 नंबर होना है। विदाउट ऑथेंटिकेटिंग द करेक्शन ऑन योर चेक, बिना अपने चेक पे किए हुए करेक्शन को ऑथेंटिकेट किए बिना, अब जरा सोचो कि तुम्हारा 2 नंबर होगा कि नहीं। यू कैन नॉट मेक इट वैलिड। आराम से बन जाएगा बिना ऑथेंटिकेट किए बिना, दैट इज साइन आदि किए बिना तुम उसको वैलिड नहीं कर सकते। लेकिन देखो यहां पे क्या लिखा, टू ऑथेंटिकेट योर चेक। चेक को ऑथेंटिकेट करने के लिए जब क्वेश्चन में लिखा है करेक्शन को ऑथेंटिकेट करना है। सो 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक वॉज नॉट इंप्रेसिव। फैब्रिक का जो क्वालिटी था वो अच्छा नहीं था। हम लोगों ने खरीदने का प्लानिंग चेंज कर दिया। अब कहीं पे भी अगर अकेले बीइंग आता है ना, तो ये कॉज बताता है, ये याद रखिएगा, कॉज बताता है। द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक बीइंग अनइम्प्रेसिव इज इक्वल टू बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक वॉज नॉट इंप्रेसिव। बीइंग को याद रखिएगा, ये हमेशा आपको कॉज का एक सेंस में इस्तेमाल करता है। बीइंग इल मतलब बिकॉज ही वॉज इल, तो इससे तो हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, वी चेंज्ड आवर प्लान बिकॉज, प्लान ऑफ परचेज, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक वॉज अनइम्प्रेसिव, वॉज नॉट इंप्रेसिव। तो 1 and 2 तो दोनों जाना ही जाना है। 3 देखना है, इन स्पाइट ऑफ। अब इन स्पाइट ऑफ का क्या स्ट्रक्चर होता है कि जब आपने इन स्पाइट ऑफ इस्तेमाल किया तो अनइम्प्रेसिव होने के बावजूद, तब तो आगे आपको खरीदना पड़ेगा। तो 3rd नंबर तो जाएगा नहीं कि ये हो गया कि अनइम्प्रेसिव होने के बावजूद क्वालिटी के, तो आगे बोलना पड़ेगा हमने खरीदा उसको, जो गलत है। सो 1 and 2 ऑल जाएगा, ऑल 3 नहीं होना है। इसमें कनेक्टर, जो छोटे छोटे वर्ड लगते हैं। नवालिका हैज बीन कंसिस्टेंट इन हर स्टडीज। वो अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट थी। कंसिस्टेंट मतलब जो रेगुलरली पढ़ाई कर रही है। हर परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन वॉज नथिंग एल्स बट एक्सेलेंट। अब गलती अगर आपका आंसर हुआ होगा तो इसका मतलब हुआ होगा। अब अगर मैं लिखूं कि ही इज नन बट माई फ्रेंड, कभी भी एक बात जानिएगा कि बट को नेगेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। वो नेगेटिव होता है, जैसे विदाउट नेगेटिव प्रीपोजिशन होता है वैसे बट भी नेगेटिव कंजंक्शन होता है। उसके साथ अगर कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं मीनिंग वाइज।
और मीनिंग हो जाएगा कि वो मेरा दोस्त है। ठीक है, तो उसका परफॉर्मेंस परीक्षा में नथिंग बट एक्सेलेंट, मतलब उसका परफॉर्मेंस एक्सेलेंट रहा है परीक्षा में, ये मीनिंग आ रहा है। कभी भी बट के साथ कोई निगेटिव आ जाए तो दोनों कैंसिल कर देगा और मीनिंग सेंटेंस का पॉजिटिव निकल जाएगा। अब यहां पे डिस्पाइट लिखा है, के बावजूद, और वो उसका ऑपोजिट आगे बोलेगा। तो पढ़ाई में कंसिस्टेंट होने के बावजूद अब आगे बोलना पड़ेगा कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, जो कि 1 नंबर गलती होगा। ये गलती, ये गलती, ये गलती। अब या तो नन होना है और नहीं तो 2 और 3 दोनों होना है। अब अगर 2 हो गया, अब यहां लिखा है वाज नॉट एक्सेलेंट, तो 2 जब कैंसिल हुआ तो आंसर तो नन हो जाएगा। गेटिंग? सो आपको यहां पे एक चीज सीखने को मिला, बट का इस्तेमाल नथिंग या नन इस तरह के निगेटिव वर्ड्स के साथ। पेपर इस बार का मैंने कंप्रीहेंशन नहीं दे पाता हूं, क्योंकि कंप्रीहेंशन तो फिर मैनेज करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस कंप्रीहेंशन का प्रैक्टिस आप करते रहो और यहां पे आप सोच समझ के अपने आंसर देते रहो। मेरे को लगता है कि बैंकिंग का आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चलेगा, नो डाउट। और पर्टिकुलर करके क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट पे ध्यान देते रहिएगा। सेंटेंस अरेंजमेंट में एक्यूरेसी आपकी बहुत जरूरी है। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, हम लोग जब मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।